तो ये डायरेक्टली अब आप लिख सकते हो, इट विल बी, अगर आप एलजेब्रा लगाएंगे सेट का डी मॉर्गन लॉ, तो वो भी यही बोलता है कि ये इकट्ठा ए यूनियन बी का बार हो जाएगा, है ना। और डायग्राम से भी दिख रहा है आपको, क्योंकि जो ए यूनियन बी है ना, उसमें कौन सा हिस्सा आएगा, उसमें उसमें ये हिस्सा आ जाएगा ए यूनियन बी में, ए और बी का इकट्ठा मिला के ये सारा ए यूनियन बी में आएगा, जो मैंने अभी शो किया। और आपका जो डिजायर्ड एरिया है, जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वो तो येलो वाली है, तो ए यूनियन बी का बार होगा वो डायरेक्टली, यू कैन राइट, सो इट विल बी 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरह से मैंने आपको बार बार डायग्राम का यूज करना तभी सिखाया है जिससे आपको याद ना करनी पड़ी चीजें, आप डायग्राम में देख के खुद ही समझ आए कि लिखना क्या है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो 16.45 आपके ही करने की है, छोटे छोटे बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं वो, बहुत ही छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन है। जैसे कार्ड फेंका गया है कहीं से उठा के, 52 कार्ड्स में से एस निकालना है, किंग निकालना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपने खुद ही करने हैं ना, अभी ये थोड़ी ना मैं कराऊंगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लेना। और ये जो एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस हैं, तो सेट में आपने बड़े अच्छे से किया हुआ है सब कुछ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही मतलब आप कर सकते हैं, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। मैं वापिस वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहां कल का लेक्चर एंड किया था। कल हम कर रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। आई थिंक टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ आपको कल समझ आ गया था, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं तो आपको और बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो आपके पास क्या है, किसी के पास 3 पर्स हैं, है ना, पर्स ए और एक है पर्स बी और एक पर्स सी है, और इन तीनों में कुछ कॉइन्स हैं आपके पास। कैसे कैसे कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, ठीक है। पर्स ए में 1 रुपए के हैं का है, एक ही कॉइन है, थोड़ा गरीब आदमी है। दूसरे के पास 2 हैं, इससे थोड़ा अमीर है, और ये सबसे अमीर है, 3 कॉइन है इसके पास। और 50 पैसे के इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, और ये 5 है। तो ये टेबल आपको समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये स्टेटमेंट भी लिखी होगी। अब स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी तो मैंने डायरेक्टली टेबल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये खुद प्रोसेस करना होता है स्टेटमेंट में से, ठीक है, इतना गिवन है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अ कॉइन इज रैंडमली सेलेक्टेड, रैंडमली सेलेक्ट किया फ्रॉम अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्स, फ्रॉम अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्स। लिखते रहिए क्वेश्चन आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is 1 रुपी कॉइन। ये 1 रुपए का कॉइन था, क्योंकि 50 पैसे के कॉइन भी हैं वहां पर। ये 3 पर्स पड़े थे, है ना, 3 पर्स रखे थे ऐसे, और किसी आदमी को बोला गया कि जो मन करता है उठा लो कहीं से भी। इसमें 1 रुपए के कॉइन भी है, इसमें भी है, और कुछ अलग टाइप का 50 पैसे के कॉइन भी है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि आप रैंडमली उठा लीजिए जहां से इच्छा करती है। तो यहां से जब ये सिलेक्शन करी जाएगी,
कहीं से भी हो सकती है, इन तीनों में से कहीं से भी हो सकती है, इट इज नॉट गिवन, क्योंकि रैंडमली बोला है। जो पर्स है वो भी रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो यहां से जब ये सिलेक्शन होगी तो आपके पास 1 रुपए का कॉइन आना चाहिए। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर हो चुका है तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको वेन डायग्राम में थोड़ा सा शो करता हूं आपको कि है क्या चीज। 3 पर्स है ना, तो मैंने 3 पार्टीशन कर दिए सैंपल स्पेस के। और आपका लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन। ठीक है, तो ये इवेंट कहीं से भी हो सकता है। पर्स ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको ई के होने की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं कैसे आती थी। इंडिविजुअल सेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम। पी की टोटल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आएगी ड्यू टू ए, है ना, ड्यू टू ए। तो ड्यू टू ए आपको पहले तो पर्स ए सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पर्स ए के सेलेक्ट होने के बाद ई होना चाहिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, है ना। इसके बाद ड्यू टू बी भी हो सकता है, तो पर्स बी को सेलेक्ट करिए। बी को सेलेक्ट करने के बाद ई कैसे हुआ, उसके कितने चांसेस हैं ये निकालना है। प्लस पर्स सी को सेलेक्ट करिए, ई कंडीशनल सी। ठीक है, आई थिंक क्योंकि ये जो पर्स है ये रेंडमली सिलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि कॉइन भी रेंडमली सेलेक्ट किया गया और पर्स भी रेंडमली सेलेक्ट किया गया, है ना, रेंडमली सेलेक्टेड पर्स। तो जब भी सिलेक्शन रैंडम होती है ना, जब भी सिलेक्शन रैंडम हो, तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो इक्वली प्रोबेबल आते हैं। याद रखना, रैंडम का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। अब किसी पर्सन को बोला गया कि आप कोई कॉइन उठा लो, है ना, किसी भी पर्स से, तो वो फर्स्ट से उठा सकता है, सेकंड से, थर्ड से, कहीं से भी उठा सकता है ना, ये उसकी चॉइस है। तो तीनों के ही बराबर चांस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है पर्स की, 3 पर्स थे तो इक्वली प्रोबेबल हो जाएंगे वो, और यही पीबी भी होगा और यही पीसी भी होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। पर्स ए को सिलेक्ट करने के बाद इवेंट ई होने की कितने चांसेस हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। जैसे आपने पर्स ए को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद ई कराना है, तो देखो जरा, पर्स ए को सिलेक्ट करो, ये पर्स ए है। इसके बाद ई होना है, ई होने का मतलब है कि आपको 1 रुपए का कॉइन चाहिए। तो उसमें टोटल कॉइन कितने थे? टोटल कॉइन उसमें 1 + 2 3 है, लेकिन आपको तो 1 रुपए का चाहिए, तो फेवरेबल 1 होगा और टोटल 3, सो इट इज 1/3। एंड पी ई ड्यू टू बी, बी में टोटल कितने हैं? 3 है, सो ये 2/3 आ जाएगा। ड्यू टू सी इट इज 3/8। क्या आपको पता चला ये मैंने कैसे लिखी वैल्यूज, किस तरह से वैल्यूज लिखी? एक बार यस नो कर दीजिए। यस सर। ओके, तो बस अब आंसर ही निकालना है, वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 1/3, तो सब में ही आ जाएगा। पी ए पी बी पी सी की वैल्यू सेम है। यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/8। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कितना? देख लो कितना आएगा। 3, 24, 27, 9, 9/24 आ रहा है क्या? चेक करिए।
एक्सक्यूज मी सर। 9 नहीं आएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है ना डब्बे के अंदर हाँ हाँ सर, तो यस। सर ये आपने ये फॉर्मूला लगाया ना, प्रोबेबिलिटी ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये डब्बे वाली, ये रुको रुको, ये वाली ना, इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ हाँ, यहाँ पे फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस लिखा ना। ई देखो ना, ए के होने के बाद ई कैसे हो रहा था। ए में टोटल है 3, और उसमें तो से सर इसमें वो फॉर्मूला कौन से वाला, इंटरसेक्शन वाला? सर जैसे, यस सर। नहीं वो नहीं लगाए, तो डायरेक्ट लिखा ना। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है वो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस करके भी हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है ना। यहाँ हमें पता कि टोटल इसमें पर्स में 3 ही है, और 3 में से एक फेवरेबल है ना। तो इससे किया मैंने। और सेकंड वाले में देखो, जो टोटल है ये भी 3 है, लेकिन फेवरेबल 2 है। ठीक है। थर्ड में 3 है फेवरेबल, तो 3/8 हो गया। समझे? यस सर। इस कैलकुलेशन को चेक कर लो, कंफर्म करके बताओ कि 9/24 आ रहा है। इलेवन आएगा यहाँ पे, 9 नहीं आएगा, 11 आ रहा है। कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। किसी को डाउट होगा तो आप पूछ लेना। यस सर, 11/24। ओके ओके ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, देयर आर 3 बैग्स, 3 बैग्स हैं अपने पास। बैग 1, बैग 2, बैग 3। ठीक है। बैग 1 में है 2 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं ये। बैग 2 में है 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। बैग 3 में आपके पास 3 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में, जो हम कर रहे हैं अभी भी। इवन जो पिछले लेक्चर्स में किए वो भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन सारे। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन at random and it is found it is found red ये कौन सी नहीं, व्हाइट और ब्लैक है, इट इज फाउंड ब्लैक। इसके दो दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। सेकंड पार्ट में, if it is found black, then what is probability that it came from bag 2?
तो सिचुएशन देखो कि थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पर 3 बैग हैं और इवेंट कराना है ब्लैक बॉल का। ये ब्लैक बॉल का इवेंट है। तीनों से हो सकता है। ये बैग 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फर्स्ट पार्ट तो आप इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट का तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और उसके बाद इवेंट के होने के चांसेस आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, उसके बाद इवेंट हुआ। यहां पर मैंने इवेंट ए को डिफाइन कर दिया। लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल प्लस थर्ड बैग सेलेक्ट किया और उसके बाद इवेंट करा गया। तो आंसर निकालिए कोई। किसी का आंसर आया? ये रिक्वायर्ड सर प्रोबेबिलिटी। रुक जा सर मैं। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं, करो इसको। तो वैल्यूज पुट करनी है ना। बैग तो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। उसके बाद बैग 1 के सिलेक्ट होने के बाद व्हाइट बॉल चाहिए, यानी ब्लैक बॉल चाहिए। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? ये 3 है। टोटल 5 थी, है ना? टोटल 5 है। देखो 3 और 2 5, तो प्रोबेबिलिटी 3/5। और बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सबकी 1/3 ही आनी है। बैग 2 के बाद ब्लैक चाहिए आपको, 1/5 प्लस 1/3 इंटू बैग 3 में टोटल 10 बॉल्स हैं और उसमें 7 ब्लैक हैं, 7/10। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 4 8 15 10। हाँ 1/2 आ गया। सही आंसर आया निखिल आपका, 1/2 इज करेक्ट आंसर। सबको समझ आ गया? सेकंड पार्ट करिए निखिल। अगर फर्स्ट आपका सही हो चुका है, सेकंड पार्ट करने की कोशिश करो। सेकंड पार्ट में अब बोला गया है कि इवेंट तो करना है, लेकिन कहां से करना है? 1/11 सेकंड का 1/11। चलिए देखते हैं। सर। निखिल आई डोंट नो द आंसर, चेक करना पड़ेगा। लग जाएगा अभी पता, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट आपका सही है। सेकंड में इवेंट करना है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से से होना चाहिए। इसके कितने चांस है कि बैग 2 से आए? तो अभी जो सैंपल स्पेस है, वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस ये सारा बनेगा। जो इवेंट ई है, ये पूरा सैंपल स्पेस बनेगा, है ना? ये टोटल केसेस बनेंगे और जो फेवरेबल है वो ब्लैक शेड वाले होंगे। समझे? देखो क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। इट इज फाउंड ब्लैक, इट इज फाउंड ब्लैक, और ब्लैक का जो इवेंट है वो ए है, नॉट ई, इट इज ए। यहाँ पे ए है, ठीक है। जो ब्लैक वाला इवेंट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो इसमें जितने भी टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो सारे मींस वो सैंपल स्पेस बनाएंगे। और जो फेवरेबल, ये सारा इवेंट ए ये सैंपल स्पेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉल हमारे पास आ चुकी है। अब उसमें से हमें फेवरेबल केस वो चाहिए जो बैग 2 से आया है, क्योंकि हमें बैग 2 से हमारा डिजायर्ड आउटकम होनी चाहिए। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं हमारे से क्या पूछा है। सेकंड वाले का जो आंसर है वो क्या आएगा। अब आपको क्या चाहिए? आपको सेकंड पार्ट में करा रहा हूं, आपसे पूछा है
इवेंट पहले हुआ, मतलब ए पहले हुआ, और इस बात के कितने चांसेस हैं कि बैग 2 से हुआ हो। तो आपको ये चाहिए B2 कंडीशनल ए चाहिए आपको बेसिकली, है ना, यही चाहिए। तो इसको आप कैसे लिख लेंगे? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस A इंटरसेक्शन B2 डिवाइडेड बाय P ऑफ A। यही तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो P ऑफ A तो आपने अभी निकाली 1/2, और A इंटरसेक्शन B2 आई थिंक जो A इंटरसेक्शन B2 है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये A इंटरसेक्शन B2 है, सेकंड वाला, है ना, गायब भी हो गया है। तो यहां पे मैंने लिखा था 1/3 एंड 1/5, समझ गए? तो इंटरसेक्शन वाला तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्शन लूज हो गया था शायद, है ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। मैंने तो ये क्वेश्चन तो मैंने करा भी दिया, कि आपको तब थी आप जब मैं करा रहा था। सर हम नहीं होते डिस्कनेक्ट, आप हो गए थे। अच्छा, मेरा सिग्नल था मतलब, तो क्या आपको समझ नहीं आया होगा फिर तो? तो सर आप चले गए फिर तो क्या ही सुन। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आप सारे उसी मीटिंग में थे, तो आपने क्या किया इतनी देर? आपस में बातें करते करते रहे? हम्म सर इतनी भी देर नहीं हुई, 3 मिनट हो गए ज्यादा से ज्यादा। चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं फिर से करा रहा हूँ, देखो, मिटा ही देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। देखो क्या सिचुएशन थी, ये बीच में हमारा इवेंट ए है ब्लैक बॉल आने का। अब हमें चाहिए कि इवेंट तो हो चुका है, ब्लैक बॉल आ चुकी है, इट इज ऑलरेडी फाउंड ब्लैक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू। तो ब्लैक बॉल आ चुकी है, तो मतलब अब आपका सैंपल स्पेस ये बनेगा, जो इवेंट ए है ना वो आपका सैंपल स्पेस एक्ट करेगा, क्योंकि इसके होने के बाद कुछ और पूछा है। तो मैंने येलो शेड में आपका सैंपल स्पेस शो कर दिया है, और इसके होने के बाद आपको ये वाला हिस्सा चाहिए, ये फेवरेबल आउटकम होगी आपकी बैक 2 वाली, है ना। तो यहाँ पे जो इवेंट ए है पार्ट 2 में, ये सैंपल स्पेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये हो चुका है। और जो ब्लैक शेड वाला है, ये आपका फेवरेबल फेवरेबल केसेस देगा आपको, ठीक है। मैथमेटिकली लिखा जाए तो बोला गया है इवेंट ए हो चुका है, और उसके होने के बाद बैग 2 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये B2 कंडीशनल ए हो जाएगा, और इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय P ऑफ ए तो आपने अभी निकाली 1/2, लेकिन शायद आप B2 इंटरसेक्शन ए भी निकाल चुके हैं। B2 से जो ए आया था उसकी प्रोबेबिलिटी आपने पहले ही निकाली थी, वो यही है, दिस इज B2 इंटरसेक्शन ए, है ना, कल के लेक्चर में भी हमने किया था। तो ये आएगा, ये 1/3 इंटू 1/5, सो दिस इज 1/3 इंटू 1/5, आंसर इज 2/15। अब बताओ, अभी समझ आया? फिर से तो नहीं हो गया डिस्कनेक्ट? यस सर। आ गया ना समझ? ठीक है।
और इसी को बोलते हैं बेज थ्योरम भी बोलते हैं, जो हमने अभी जस्ट अप्लाई